नल पुराण इतिहास के एपिसोड 144 में आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है वो कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर श्रीमान उत्तम कुमार दुबे जी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं कि गुरुजी आपने कई दिन से नल पुराण इतिहास का वीडियो नहीं डाला है और वो वीडियो डालने की कह रहे हैं। तो देखिए श्रीमान दुबे जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और रही वीडियो वाली बात, तो जो शेष वीडियो रह रहे हैं वो आपकी सेवा में बहुत जल्दी ही प्रसारित कर दिए जाएंगे। अब प्रतिदिन नल पुराण का वीडियो आपकी सेवा में डालने का प्रयास करूंगा। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 143वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 143वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि नर सुल्तान और फूल सिंह दोनों कैलागढ़ में राजा मग के फूलबाग में प्रवेश कर जाते हैं। और जब फूलबाग में प्रवेश किया तो वहां देखते हैं कि एक शीशे का सुंदर महल बना हुआ है और उस सुंदर से महल में ना जाने कितनी स्त्री पहरेदार लगी हुई है, क्योंकि राजा मग की जो पुत्री थी वो कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, बड़ी साध्वी और धर्म को निभाने वाली थी। तो राजा मग की लड़की और उसका नाम था निहालदे। निहालदे की नजर उस राजकुमार पर पड़ती है जो कि फूलबाग में घूम रहा था। निहालदे ने विचार किया कि कितना सुंदर राजकुमार है, इतना सुंदर राजकुमार घर बैठे आ गया, यदि इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो फिर मैं बहुत बड़े आराम से और चैन से रहूंगी। ऐसा सोच करके निहालदे अपने उस भव्य महल से नीचे उतरती है, उसके अंदर से बाहर आती है और उस बगीचे में जो फूलबाग था वह उस राजकुमार के पास पहुंच जाती है। अन्य स्त्री पहरेदारों ने राजकुमार को आकर के घेर लिया। जो दोनों राजकुमार थे, फूल सिंह और नर सुल्तान। तो राजकुमारी निहालदे कहने लगी अपने पहरेदारों से कि तुम सभी यहां से जाइए, मुझे इस राजकुमार से बातें करनी है। तो निहालदे उस राजकुमार से पूछ रही है कि तुम कहां के रहने वाले हैं और कहां को जा रहे हैं, किस उद्देश्य से मेरे बगीचे में प्रवेश किया। नर सुल्तान कहने लगे, फूल सिंह तो चुप रहा, बोला नहीं। नर सुल्तान बोला, हे राजकुमारी, हमने जब तुम्हारा नाम सुना, तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा सुनी, तो हम आपके दर्शन करने के लिए इस बगीचे में अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए हमने प्रवेश किया। हे राजकुमारी, मैं केवल आपको देखना चाहता था और आपके दर्शन हो गए। अब मैं आपकी मर्यादा को भंग नहीं करूंगा और इस बगीचे से लौट रहा हूं। राजकुमारी निहालदे ने उसके रूप को देखा, उसके रूप रंग को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके राजकुमारी उस पर आसक्त हो गई और उससे कहने लगी कि हे राजकुमार, तुम कौन हो, किस देश के राजा के पुत्र हो, पहले ये बताओ। तो नर सुल्तान कहने लगा कि मैं महाराज वैन चक्र का पुत्र, मैं महाराज वैन चक्र का नाती और राजा छत्रपाल या चित्रसाल भी नाम है या मैनपाल भी नाम है, ये तीनों नाम एक ही राजा के हैं। मैं राजा चित्रसाल का पुत्र हूं और मेरा गांव कीचकगढ़ है, परंतु मेरे पिता के विवाद के कारण मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया और उस देश निकाले में मुझे इंदरगढ़ में रहना पड़ रहा है, महाराज केशव के यहां। और मैं और ये मेरा मित्र, हम दोनों शिकार खेलने के उद्देश्य से तुम्हारे यहां कैलागढ़ में चले आए। परंतु राजकुमारी, वास्तव में तुम तो एक महान राजकुमारी हो। ऐसा कहकर के नर सुल्तान फूल सिंह से कहता है कि घोड़ा वापस लौटाओ। दोनों ने अपने घोड़े वापस लौटा दिए और उस फूलबाग से बाहर निकल गए। और जब राजकुमारी ने
नर सुल्तान को देख लिया तो राजकुमारी का ध्यान उस राजकुमार के प्रति खिंच गया, आकर्षण बन गया राजकुमार उस राजकुमारी के लिए। राजकुमारी वापस अपने महल में लौट जाती है, परंतु रात्रि को राजकुमारी को नींद नहीं आई, राजकुमारी को चैन नहीं पड़ रहा है और राजकुमार के स्वप्न देख रही है। इधर नर सुल्तान और फूल सिंह दोनों बगीचे के बाहर आ गए। फूल सिंह नर सुल्तान से कहने लगा कि मित्र, अब चलते हैं अपनी राजधानी इंदरगढ़ के लिए। नर सुल्तान बोला, देखिए भाई फूला, तुम जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी धर्म की माता जो तुम्हारी माता है, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम निहालदे से विवाह करके लौटोगे, एक सुंदर सी बहू लेकर के लौटोगे, तो मैं राजकुमारी निहालदे से विवाह करके लौटूंगा, तुम जा सकते हो। फूल सिंह ने नर सुल्तान को बहुत समझाया कि महाराज को यदि पता चलेगा, तुम्हारे धर्म पिता और मेरे पिता को जब पता चलेगा तो वो हम दोनों में फटकार लगाएंगे। नर सुल्तान कहने लगे कि नहीं, क्षत्रियों का ये धर्म नहीं होता, जो महारानी ने कहा है उसका पालन करना होगा और मैं राजकुमारी निहालदे से विवाह करके लौटूंगा, तुम जा सकते हो। नर सुल्तान जिद करके वहीं ठहर जाता है और फूल सिंह इंदरगढ़ के लिए लौट आता है। अब ध्यान से सुनिए, फूल सिंह तो इंदरगढ़ के लिए वापस आ रहा है और नर सुल्तान उसी शहर में एक साहूकार के घर ठहर जाता है कैलागढ़ में। ध्यान से सुनने की बात है। देखिए, ये कहानी यहां से कई तरीके से लिखी हुई है, अलग अलग लेखक, अलग अलग कथाकार इसको अलग अलग तरीके से भी कहते हैं, कुछ गायक भी इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मेरे पास स्रोत है उसमें वर्णित ये कहानी इसी तरीके से है जो मैं आपको सुना रहा हूं। एक साहूकार के घर ठहर जाता है। साहूकार के घर जब वो रुका तो साहूकार पूछने लगा कि बेटे, तुम यहां क्यों ठहरे हुए हो? क्या आपने इस शहर के बारे में नहीं सुना कि यहां प्रतिदिन एक दाना आता है और इस दुर्ग के बाहर उसे एक व्यक्ति भोजन के लिए भेजा जाता है? आज मेरे पुत्र का नंबर है, वो साहूकार कह रहा है, और मेरे बेटे इकलौता पुत्र है और मैं बड़ा दुखी हूं, परंतु क्या करूं, इस राजा की मान मर्यादा है, महाराज मग का ये आदेश है, उनका उस दाने से समझौता है कि इस शहर का एक व्यक्ति प्रतिदिन उस दाने की सेवा में जाएगा और तभी वो दाना इस शहर के अंदर नहीं आता है, नहीं तो इस शहर में बहुत भारी तबाही मचा सकता है। ये बात जब नर सुल्तान ने सुनी तो नर सुल्तान उस साहूकार से कहने लगा कि हे साहूकार, तुम चिंता मत करो, क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे पुत्र के स्थान पर मैं जाऊंगा। तुमने मुझे ठहरने के लिए आश्रय दिया है और आश्रय दिया है तो इस आश्रय का तो मुझे फर्ज निभाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा इकलौता पुत्र है, कोई बात नहीं, आप मुझे भेज देना, मैं उस दाने के पास जाऊंगा। जब ये बात साहूकार ने सुनी तो साहूकार अंदर तक से हिल जाता है। साहूकार कहने लगा, ये किसी का राजकुमार है, किसी का लड़का है, मैं इसे कैसे भेज दूं? देखिए श्रोताओं, रात्रि के ठीक 12 बजे साहूकार के पुत्र को दुर्ग के बाहर जाना था। अब क्या होता है, साहूकार का पुत्र घबरा रहा है क्योंकि वणिक जाति का था और उनमें इतनी ही हिम्मत होती है, क्षत्रियों के से लक्षण और हिम्मत वाले नहीं होते, इसलिए वणिक पुत्र साहूकार का पुत्र डर रहा है। परंतु देखिए श्रोताओं, साहूकार की पत्नी और साहूकार दोनों मना कर रहे हैं नर सुल्तान से कि बेटे तुम नहीं जाओगे, हमारा ही पुत्र जाएगा। और नर सुल्तान उनसे कह रहा है कि नहीं, मैंने तुम्हारे यहां आश्रय लिया है, मैं जाऊंगा। साहूकार और साहूकार की पत्नी मान जाते हैं और जो भोजन था उस दाने के भोजन को लेकर के नर सुल्तान को भेज दिया जाता है। नर सुल्तान रात्रि के 12 बजे
उस कैलागढ़ के दुर्ग से बाहर निकले, उसके परकोटा के बाहर निकले और बाहर निकल करके देखते हैं कि एक विशाल शरीर वाला दाना उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तो नरसुल्तान ने बैलगाड़ी को वहीं छोड़ दिया और बैलों को खोल दिया और उस दाने को देख करके हंसने लगे। दाना कहने लगा, अरे मूर्ख लड़के, तेरी मृत्यु नजदीक है, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, फिर भी हंस रहा है। नरसुल्तान बोला, अरे कायर, तू ये जान रहा होगा कि मौत मेरी है, परंतु मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आज तेरी मृत्यु आ गई, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। हे श्रोताओं, अब तो दाने में और नरसुल्तान में दोनों में युद्ध होने लगता है, परंतु नरसुल्तान बाका योद्धा था, उसके मुकाबले का योद्धा कोई नहीं था, बहुत बड़ा बलवान था और धर्म पर चलने वाला था। इसलिए नरसुल्तान ने अपने तेगाओं के प्रहार से दाने का वध कर दिया और दाने के नाक और कान काट लिए और नाक कान काट करके अपने पास सुरक्षित रख लिए और दाने को जो उसका मुख्य दरवाजा था उसके द्वारे पर लगा दिया और रात्रि को वो उसी सेठ के घर आ जाता है और सेठ के घर आकर के चुपचाप सो जाता है। जब प्रातःकाल हुआ तो आवाज हुई, हल्ला मच गया संपूर्ण शहर में कि साहूकार के लड़के ने दाने को मार दिया है। साहूकार का लड़का बड़ा बहादुर है। जब साहूकार ने यह बात सुनी तो साहूकार भी बड़ा प्रसन्न हुआ और नरसुल्तान से कहने लगा कि बेटे, वैसे दाना तुमने मारा है, परंतु कोई बात नहीं है, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं, मेरी ख्याति बनेगी, राजा के दरबार में मुझे सम्मानित पद मिलेगा, इसलिए मैं मेरे पुत्र की ही कह देता हूं। तो साहूकार ने भी कह दिया कि दाना मेरे पुत्र ने मारा है। देखिए श्रोताओं, साहूकार बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने साहूकार के पुत्र को बुलवाया। साहूकार के पुत्र से पूछा गया कि बेटे, क्या दाना तुमने मारा था? तो साहूकार का पुत्र कहने लगा, हाँ, दाने का वध और कौन करेगा, इसे इतना समय हो गया इस नगर में उत्पात मचाते मचाते, इसलिए मैंने दाने को मार दिया। परंतु देखिए, तभी कुछ सैनिक दाने को देख करके लौटते और महाराज से कहने लगे कि हे राजन, दाना मरा हुआ तो पड़ा है, परंतु उसके नाक कान जाने किसने काट लिए हैं। राजा कहने लगा कि जिसने दाने को मारा होगा उसी ने उसके नाक कान काटे होंगे। तो उस बनिया के लड़के से कहने लगे, साहूकार के लड़के से महाराज, कि बड़े पुत्र, कहाँ है वो नाक कान जो तुमने काटे थे? अब तो बड़े पुत्र की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ना बड़े पुत्र ने दाने को मारा था और ना नाक कान काटे थे। अब श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब राजा को यह पता चला कि यह साहूकार झूठ बोल रहा है तो साहूकार पर राजा क्रोधित हो गया और कहने लगा, मूर्ख, तू झूठ बोल रहा है, यदि तैने दाना मारा है तो इसके नाक कान बताइए, तेरे पुत्र ने मार दिया तो, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। राजाओं की उल्टी रीति होती है, राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। श्रोताओं, अब तो बनिया घबरा जाता है और बनिया को पता चला तो वो उसी अपने पुत्र जो कि उसके वहां ठहरा हुआ था नरसुल्तान के पास आता है और नरसुल्तान से कहने लगा कि बेटे, उसके नाक कान यदि तुमने काटे हो तो मुझे दे दीजिए। नरसुल्तान कहने लगा कि नाक कान मैंने काटे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मैं स्वयं चल करके महाराज को दूंगा, क्योंकि नरसुल्तान भी चाहता था कि महाराज की पुत्री मगराजा की पुत्री निहाल दे उसके साथ विवाह करे। ऐसा सोच करके नरसुल्तान चल देता है महाराज के दरबार के लिए। साहूकार उनके साथ है और नरसुल्तान ने महाराज को प्रणाम किया और महाराज को जाकर के नाक कान सौंप देता है कि ये तुम्हारे उस दाने के नाक कान लीजिए। राजा उस लड़के को देख करके सोचने लगा कि ये कोई बनिया का पुत्र हो नहीं सकता, किसी साहूकार का पुत्र नहीं हो सकता, ये वास्तविकता में किसी राजा का पुत्र है।
राजा मग पूछने लगे, बेटे सच सच बताओ तुम कौन हो और कहां के रहने वाले हो और यहां कैसे आना हुआ। कि महाराज मैं यदि मेरी सत्यता बताऊं तो मेरी सत्यता, मैं कीचकगढ़ के महाराज चित्रसाल का पुत्र हूं और राजा बैन चक्र का नाती हूं। हे राजन, मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया है और उस देश निकाले को भोगता हुआ मैं यहां आया हूं। मेरे केवल 6 वर्ष शेष रह गए हैं। राजा ने देखा कि वास्तविकता में बड़ा सुंदर राजकुमार है और उधर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि महाराज इंदरगढ़ के जो नरेश थे राजा केशव, उनके वहां फूल सिंह पहुंच जाता है और फूल सिंह ने संपूर्ण वृतांत राजा केशव को सुना दिया कि मैंने नर सुल्तान को बहुत समझाया परंतु नर सुल्तान नहीं माना, उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और नर सुल्तान वापस नहीं लौटा। वह राजा मग के यहां रुक गया है और वो कह रहा है कि मैं निहालदे से विवाह करके लौटूंगा। राजा केशव बोले, अरे बेटे, मैंने जब तुमसे मना किया था कि कभी भी कैलागढ़ की तरफ नहीं जाना है, परंतु फिर भी तुम नहीं माने। तुम एक ना एक नया उत्पात करते हो। ऐसा सोच करके राजा केशव अपना घोड़ा तैयार करते हैं और अपना घोड़ा तैयार करके चल देते हैं राजा मग के यहां कैलागढ़ की तरफ। जब राजा केशव कैलागढ़ में पहुंचे तो देखते हैं कि राजा मग का दरबार लगा हुआ है और उस दरबार में सम्मानित स्थान पर राजकुमार नर सुल्तान बैठे हुए हैं। जय जयकार हो रही है नर सुल्तान की। राजा केशव उसी समय उनके दरबार में प्रवेश करते हैं। राजा केशव को देख करके महाराज मग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और अपने सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान छोड़ते हैं, क्योंकि महाराज मग का राजा केशव से मित्रता थी, दोनों की दोस्ती थी। राजा केशव मग से कहने लगे कि हे महाराज, ये जो व्यक्ति, ये जो राजकुमार तुम्हारे यहां बैठा हुआ है, ये मेरा धर्मपुत्र है। राजा मग बोले कि महाराज केशव, ये वास्तव में वीर योद्धा है, परंतु आप ये बताएं कि आपने इसे दरबार में क्यों रख लिया। ये तो मेरा पुत्र है, मेरा धर्मपुत्र है और मैं इसके लिए तुमसे तुम्हारी पुत्री निहालदे का हाथ मांगने आया हूं। क्या तुम मेरे इस धर्मपुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह करोगे। तो राजा केशव की बात सुनकर के राजा मग कहने लगे कि इसके लिए मुझे मेरी पुत्री को पूछना होगा, क्योंकि मेरी पुत्री बड़ी सतवंती है, वो किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा मग ने अपनी महारानी से कहा और महारानी जब फूलबाग में राजकुमारी निहालदे के पास गई तो निहालदे से कहने लगी कि एक राजकुमार बेटी हमने तेरे लिए खोज निकाला है और उस राजकुमार से हम तेरा विवाह करवा सकते हैं। राजकुमारी निहालदे कहने लगी, माता, मैं किसी राजकुमार के साथ विवाह नहीं करूंगी।